हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दिलो जान लगा के व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपकी नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में एक छोटी सी ट्विस्ट लेकर के। ओके, तो आपको तो पता ही है मेरा हैंड रिटन नोट्स होता है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास PDF है इसका, तो मैं PDF आपको रीड कराऊँगी और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज़ कम टाइम में एक नोट से, खुद के नोट से मैं आपको रिवाइज़ कराती हूँ। मैं रिवाइज़ भी कराती हूँ और साथ ही साथ याद भी कराती हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज जीव जगत का वर्गीकरण का सुपारा साफ, तो मैं चाहूँगी कि एक बार अपनी उपस्थिति करके दर्ज निभा के अपना फ़र्ज उतार के सबका कर्ज सेशन को कर देंगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप कि आप कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरे पास क्या है ना कि ये देखिए, मेरे पास सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं। ये सेल डिवीज़न वाला है चैप्टर, तो इसके शॉर्ट नोट्स है मेरे पास। ऐसे ही ना मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मतलब बहुत सारे मतलब हैं मेरे पास शॉर्ट नोट्स। तो अगर आपको चाहिएगा ना तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दूँगी। ओके, सो ये भी हटाते हैं बिकॉज आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं दे दूँगी आपको। अभी हम शुरू करते हैं जीव जगत वर्गीकरण। ओके, जीव जगत का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। ये सब जानता है कि जीवों के बारे में, जीवों का वर्गीकरण किसने किया है? अरस्तु ने किया था। ओके, पादपों को इन्होंने सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी, शाक में वर्गीकृत किया था। एक बात और, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो आपको मतलब एक एक लाइन देखना पड़ेगा, एक एक वर्ड देखना पड़ेगा, क्या क्या लिखा है, कितने डीपली से लिखा है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इसे देख रहे हो, तो आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो चलेगा। लेकिन बायोलॉजी क्या है कि उसको समझ के पढ़ना है, इंटरेस्टेड बना के, ना कि सिर्फ रटना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगी भी। जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने किया था। पादपों को इन्होंने सरल आकारिकी लक्षण के आधार पर लाइक वृक्ष, झाड़ी, शाक में वर्गीकृत किया था। कैसे किया था? इन्होंने प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया? उनके सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पे। सबसे पहले क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है, अगर खुद आप साइंटिस्ट होते तो क्या करते? उसके सबसे पहले आप उससे देखते ना किस आकार का है, कैसा नहीं है। तो उन्होंने सिंपल उसके आकार के लक्षणों के आधार पे उसको वर्गीकृत कर दिया। लाइक जो वृक्ष है, जो बड़ा है उसे वृक्ष कह दिया, जो छोटा है उसे झाड़ी और फिर शाक कह दिया। तो इन्होंने इसमें वर्गीकृत कर दिया था। और प्राणियों का वर्गीकरण किया था किसके आधार पे? लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। समझिए, जिसमें लाल रक्त थे उन्हें क्या बोला उन्होंने एनीमिया, और जिसमें नहीं थे उन्हें अनीमिया कहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। द्विज जगत प्रणाली किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। मैंने द्विज जगत वाले चैप्टर में बताया था आपको कि द्विज जगत प्रणाली किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। और यहाँ भी कार्लस लिनियस। इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थे, देखो ये प्लस का मतलब प्रेजेंट थे, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसे प्लांटी उन्होंने कहा, और जिसमें सेल वॉल नहीं था उसमें एनिमिलिया। हमारे में सेल वॉल तो नहीं होता है ना, एनिमिलिया लाइक एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते हैं, और जिसमें सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट इसमें क्या क्या रखा है इन्होंने? बैक्टीरिया प्लांटी में और एनिमिलिया में। प्लांटी में रखा इन्होंने बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, प्लांट्स को रखा, एंड सेवाल मतलब एल्गी। ये दो एल्गी क्लोरेला एंड क्लेमाडोमोनास, ये दोनों क्या यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ठीक है, और एक और है स्पाइरोगैरा जो कि बहुकोशिकीय है। अभी आप याद करते चलो साथ में, ऐसा नहीं कि बाद में याद करेंगे तो याद नहीं होता है। क्लोरेला और क्लेमाडोमोनास दोनों क्या है? एकल कोशिकीय है। ऐसे याद करो, सी एकल कोशिकीय, क्लोरेला एंड क्लेमाडोमोनास इज एकल कोशिकीय, एंड स्पाइरोगैरा मतलब बहुकोशिकीय। स्पाइरोगैरा शैवाल है तो बहुकोशिकीय है ये। और प्लांटी में इन्होंने 1 2 3 4 5 पाँचों को रखा, बैक्टीरिया, बीजिए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, प्लांट्स, शैवाल। ओके, एनिमल्स में प्रोटोजोआ एंड प्राणी मतलब एनिमल्स, एंड प्रोटोजोआ को रखा है इन्होंने। प्रोटोजोआ में क्या क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। ये पूछ लेता है कि अमीबा और पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ है, तो आप याद रखोगे PR है पहले, तो पैरामीशियम
प्रोटोजोआ में पी आ रहा है पहले, तो पैरामीशियम, फिर लास्ट में ए आ रहा है तो अमीबा। ओके, अब आते हैं 3 जगत प्रणाली, यानी कि हैक्कल ने दिया था। किसने दिया? 3 जगत प्रणाली हैक्कल ने दिया था। इन्होंने क्या क्या किया? 2 जगत प्रणाली में क्या किया था? प्लांट्स था और एनिमल्स था, तो इसमें प्लांट्स है एंड एनिमल्स भी है, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा किया, क्या? प्रोटिस्टा। क्या किया? प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा एक ऐड कर दिया। और किसके आधार पे किया इन्होंने? देखिए, प्लांट्स में तो बताया था मैंने कि प्लांट और फंगी है यहाँ पे। प्लांट्स में प्लांटी में फंगी भी है और ये सारे प्लांट्स भी हैं, ये हैं। और एनिमिलिया में प्राणी, सिर्फ एनिमल्स हैं। और प्रोटिस्टा में एकल कोशिकीय जीव हैं। प्रोटिस्टा में क्या है? एकल कोशिकीय जीव। ये दोनों बहुकोशिकीय थे। तो कार्लोस लिनियस जी ने एकल कोशिका बहुकोशिकीय के आधार पर इन्होंने डिवाइड नहीं किया, सिर्फ सेल वॉल के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था। तो हैक्कल जी आए और उन्होंने क्या किया कि एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो जो बहुकोशिकीय थे वो एनिमल्स और प्लांट ही थे, और जो एकल कोशिकीय थे वो प्रोटिस्टा में उन्होंने रख दिया। ठीक है, एकल कोशिकीय में क्या क्या था? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल। मैंने यहाँ बताया आपको कि शैवाल जो है ये क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनासी क्या है? एकल कोशिकीय हैं, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में इसको रख दिया। ओके, आधार क्या था? मैंने बता दिया आपको कि आधार क्या था? शारीरिक संगठन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इन्होंने मतलब एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर डिवाइड किया था कि इन्होंने, हैक्कल ने। 3 जगत प्रणाली किसने दिया था? हैक्कल ने दिया था। ओके, अब चौथा मतलब ये कोपलैंड। 4 जगत प्रणाली किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। 4 किंगडम प्रणाली किसने? कोपलैंड ने दिया था। ऐसे 4 कोपलैंड, ऐसे याद रखो। तो इन्होंने क्या क्या डिवाइड किया? प्लांटी तो था ही पहले ही, एनिमिलिया भी था, प्रोटिस्टा भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया था हैक्कल ने। इन्होंने क्या किया? कोपलैंड ने कि मोनेरा। क्या किया? मोनेरा। इन्होंने एक नया किंगडम दिया जो कि मोनेरा था। ओके, लेकिन दोनों में ही खास बात यह है कि दोनों में एकल कोशिकीय ही जीव थे। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि इसमें बहुकोशिकीय जीव, नहीं, दोनों में ही एकल कोशिकीय जीव थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोशिकीय संगठन के आधार पर डिवाइड किया। कोशिकीय संगठन, प्रोकैरियोट कोशिका एंड यूकैरियोट कोशिका। ओके, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट एंड मोनेरा में प्रोकैरियोट। अब उल्टा याद रखो, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट, प्रोटिस्टा प से आ रहा है ना, तो आप प्रोटिस्टा में यूकैरियोट एंड मोनेरा में प्रोकैरियोट, इन्होंने ऐसा रखा है। ठीक है, तो फिर से मैं बता देती हूँ एक बार। प्लांटी में क्या किया था? प्लांट्स थे, फंगिस थे, और एनिमल्स में सिर्फ प्राणी यानी एनिमल्स थे। एनिमिलिया में एनिमल्स थे, प्रोटिस्टा में शैवाल था एंड प्रोटोजोआ था, ये क्या है? एकल कोशिकीय हैं। और मोनेरा में क्या था? बैक्टीरिया था और ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये भी क्या? एकल कोशिकीय हैं, लेकिन प्रोकैरियोट है। ओके, और ये यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट, मोनेरा इज प्रोकैरियोट। मोनेरा में बैक्टीरिया एंड बीजिया आया। आप याद रखो ऐसे कि मोनेरा में बीबी, मोनेरा में बीबी, बैक्टीरिया और बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ 5 किंगडम प्रणाली, 5 जगत प्रणाली किसने दिया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता है भी एग्जाम में, PYQ है ये। RH विटेकर ने दिया। किसने दिया? 5 जगत प्रणाली किसने दिया? RH विटेकर ने दिया। ओके, और इनका ये 5 आधार था। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। कोशिकीय संगठन, शारीरिक संगठन, पोषण इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देता है एग्जाम में। मतलब दे देगा आपको 4 ऑप्शन और बोलेगा कि इसमें से कौन सा आधार है RH विटेकर जी का, तो पोस्टर देता है, तो ये जरूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। जनन है, जातीय वृत्ति, विकासीय संबंध, कोशिकीय संगठन, शारीरिक संगठन, पोषण, जनन, जाति प्रक्रिया, विकासीय संबंध। ओके, आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। मोनेरा तो था ही पहले, 4 किंगडम प्रणाली में आया था। प्रोटिस्टा 3 वाले में आया था। प्लांटी एनिमिलिया ये तो 2 किंगडम प्रणाली में था। बस इन्होंने फंगी ऐड किया, न्यू क्या किया इन्होंने? फंगी ऐड कर दिया। फंगी का अलग अलग कैरेक्टर होता है, आगे बताएंगे आपको। फिर आ गया 6 जगत प्रणाली, जीवन के 3 डोमेन इसे बोलते हैं। जो 6 जगत प्रणाली था इसको क्या बोलते हैं? जीवन के 3 डोमेन है इन्होंने। और किसने दिया इसको? कार्ल उज ने दिया। किसने दिया? कार्ल उज ने। 6 किंगडम प्रणाली किसने दिया? कार्ल उज ने दिया। ओके, जीवन के 3 डोमेन होते हैं। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं अनुक्षेत्र, तो अब डोमेन याद रखो।
पहला आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्की में क्या है? आर्की एक डोमेन है, ना कि किंगडम। आर्की क्या है? डोमेन है। ये 3 डोमेन में किंगडम्स को रखा गया है। किंगडम कौन सा आर्की डोमेन में कौन सा किंगडम रखा गया? आर्की बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कौन सा किंगडम रखा गया? यू बैक्टीरिया। और यूकैरिया में प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एनिमिलिया रखा गया। ये 4 को एक में रखा गया और ये 2 को एकदम अलग। मतलब सोचो कितना पढ़ना है इस दोनों में। ये एक खुद एक किंगडम है, ये भी एक किंगडम है। और ये एक डोमेन में 1 2 3 4 किंगडम को रखा गया है। ओके, आइए सबसे पहले देखते हैं मोनेरा के बारे में। ठीक है, अब देखो यूकैरिया में क्या मिसिंग है? प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, फंगी, एनिमिलिया। बट एक चीज़ मिसिंग है, क्या? मोनेरा। मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, मोनेरा में ही बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा गुण है, मतलब क्वालिटी है। आपको भी पता है कि अभी आप मिट्टी का मतलब थोड़ा सा एक चुटकी पर उठाओगे तो उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, अनगिनत। तो इसीलिए बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मोनेरा पढ़ते हैं अभी हम, किंगडम मोनेरा के बारे में। इसमें सिर्फ यानी कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने बैक्टीरिया है ना, सबके सब मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म जीवियों में मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, मतलब ये सर्वत्र होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, चाहे ठंडी, गर्म, झरने या फिर कहीं भी, हर जगह पाए जाते हैं। कितना गर्म इलाका हो वहाँ पर भी, कितना ठंड हो वहाँ पर भी। अभी मैंने बताया आपको कि मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। सैकड़ों बैक्टीरिया नहीं है, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया हैं। सोच लो कितना ज़्यादा। ये सार्वभौमिक है। ये पूछता है कि बैक्टीरिया क्या है? सार्वभौमिक है, ये हर जगह पाए जाते हैं। ओके, कई बैक्टीरिया वो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। यस, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, परजीवी के रूप में भी रहते हैं। टाइफाइड होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? कमेंट करके बताओ। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? देखो आकार, इनका मतलब आकार कई प्रकार का होता है, लाइक 4 प्रकार के। ये पूछता है एग्जाम से। कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरुलम। कोकस यानी कि गोलाकार, छड़ाकार, कौमाकार एंड सर्पिलाकार होता है। ठीक है, ये पूछता है, ये 4 दे देगा, मतलब 3 दे देगा इसमें से और एक कुछ और दे देगा, या फिर जैसे भी बोल देगा कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया का आकार नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा। गोलाकार यानी कोकस, छड़ाकार यानी बैसिलस, कौमाकार यानी विब्रियो, स्पाइरुलस यानी कि स्पाइरुलम। जिसका बहुवचन दिया है कोकाई, बैसिलाई, बेब्रिया एंड स्पाइरुला। ये याद कर लो चारों। बैक्टीरिया का एक गुण है ये संरचना में सरल प्रतीत होते हैं, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं ये। ठीक है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। बट इनकी जो व्यवहार है ना, ये इतना कम्प्लेक्स होता है कि बता नहीं सकते। पापची की दृष्टि से स्वपोषी, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी लाइक खुद से भोजन बना लेते हैं, और परपोषी मतलब हमारे बॉडी में, यानी कि किसी पर डिपेंड रहते हैं वो। अब मैंने पूछा ना आपसे कि आप बताओ कि टाइफाइड के बैक्टीरिया क्या नाम है? वो हमसे ही अपना भोजन प्राप्त करता है ना, वो खुद से थोड़ी तैयार करता है। तो स्वपोषी बैक्टीरिया यहाँ पर है कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ, जो खुद से संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, ये इसके लास्ट में एल्गी आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एल्गी है, यानी कि शैवाल है, बट ये शैवाल नहीं है, ये बैक्टीरिया है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? फोटो यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कीमोट्रॉफ बैक्टीरिया, कीमोट्रॉफ मतलब रसायन संश्लेषण, जो रासायनिक संश्लेषण करते हैं, लाइक सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रिंग बैक्टीरिया, अमीनोटाइन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीजिंग बैक्टीरिया। ओके, तो ये बैक्टीरिया जो होती हैं, ये सब क्या करती हैं?
रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होती हैं और परपोषी भी होती हैं। कैसी होती है परपोषी में? अभी मृत्युजीवी, परजीवी एंड परभक्षी। मृत्युजीवी मतलब जो मरे हुए पौधे से, मतलब पौधे या फिर जानवरों से, कहीं से भी मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मृत परजीवी। और परजीवी मतलब जो एक बॉडी के अंदर इंसेक्ट होकर के, मतलब जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें बोलते हैं परजीवी। और परभक्षी मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिस जीव के अंदर जाते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कैसे बनाते हैं भोजन अपना? बताओ। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दो टाइप्स के होते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। बता दिया मैंने आपको यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं ये। ओके, यह ज़्यादातर विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी होते हैं ज़्यादातर, कुछ वे अपने भोजन के लिए जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो क्लियर यहाँ तक पॉइंट? आई होप क्लियर होगा। लेकिन हाँ, समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने भी क्या कंप्लीट किया? सिर्फ मोनेरा जगत, मोनेरा के बारे में पढ़ा हमने। बेसिक इन्फॉर्मेशन था ये कि मोनेरा क्या है, मोनेरा किंगडम क्या है। तो बताया गया इसमें कि मोनेरा में क्या है, सिर्फ बैक्टीरिया रखा गया है। बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, और ये अपना भोजन खुद से प्राप्त करते हैं, मतलब स्वपोषी। परपोषी मतलब दूसरे से प्राप्त करते हैं, मतलब परपोषी। तो बस यही से बताया गया है कि बैक्टीरिया सार्वभौमिक होती है, मतलब हर जगह पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के 4 टाइप्स होते हैं, मतलब इतने टाइप्स के होते हैं: बेलनाकार, छड़ाकार, गोलाकार, स्पाइरुलस। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत के टाइप, मतलब उसमें भी 2 है वो टाइप्स के हैं। ठीक है, क्या क्या? आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ओके, यहाँ पर बताया ना मैंने, आर्की एंड बैक्टीरिया। आर्की एक डोमेन है एंड बैक्टीरिया इज अ डोमेन। ये भूलना मत, ये पूछता है एग्जाम में। आर्की क्या है? डोमेन। और आर्की के अंदर क्या रखा गया है? कौन से किंगडम्स को? आर्की बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया। ओके, सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्ध बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया। आर्की के अंदर रखा गया आर्की बैक्टीरिया को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये बैक्टीरिया कठिन बाह्य स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र, यानी कि हेलोफी, मतलब जो लवणीय क्षेत्र होता है ना उसे हेलोफी बोलते हैं। गर्म झरनों यानी कि थर्मोसुडोफिलस एवं कच्चा क्षेत्र मिथाइनोजन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये जो आद बैक्टीरिया होती है ना, ये हर जगह पाई जाती है। मतलब मान लो बाह्य स्थान, मतलब कहीं भी बाहरी स्थानों पर, लवणीय क्षेत्रों में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ लवणीय क्षेत्र लाइक समुद्र वगैरह में, गर्म झरनों, कितना गर्म झरना हो, थर्मोसुडोफिलस में पाई जाती है। कच्चे क्षेत्र मिथाइनोजन बैक्टीरिया, पता है कहाँ पाया जाता है ये मिथाइनोजन बैक्टीरिया? हाँ, ये पशुओं के आंत में पाया जाता है। ठीक है, गोबर में मिथाइनोजन बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की सेल वॉल की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। जो आद बैक्टीरिया है और जो अलग बैक्टीरिया है, मतलब एक और बैक्टीरिया, उनकी संरचना एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। सिर्फ सेल वॉल उनकी भिन्न होती है। ओके, बात करें आर्की बैक्टीरिया के एंड यू बैक्टीरिया के। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे क्या है? इसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल तो इसमें भी होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, नहीं होता है इसमें। इसका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, बट जो आर्की बैक्टीरिया का जो होता है सेल वॉल, उसमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, लाइक आभासी पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में आभासी होता है और यू बैक्टीरिया में वास्तविक होता है। मतलब यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है एंड आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता है, वो आभासी होता है। यानी कि स्यूडो मतलब होता है आभासी,
स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। आप याद रखो कि आर्की में आभासी होता है, जो बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ओके, सो नाउ मिथेनोजन, अनेक रूमिनेट। मिथेनोजन जो होता है ना, अनेक रूमिनेट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। मैंने भैया बताया आपको कि जो मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर से मिलते हैं और गोबर गैस का उत्पादन भी करते हैं। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया पशुओं के आंत में मिलते हैं और गोबर गैस का उत्पादन करते हैं। एमसीक्यू में आता है ये। यू बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, आर्की बैक्टीरिया। ओके, अब पढ़े हम यू बैक्टीरिया। वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब द्वारा की जाती है। ओके, हम कैसे पहचानेंगे कि यू बैक्टीरिया है, तो इसकी पहचान करने के लिए क्या होती है, हमारे पास एक कठोर कोशिका भित्ति होगी और एक कसाब होगी। ठीक है, कसाब लाइक फ्लेजिला होगी इसमें। साइनो बैक्टीरिया यानी कि बीजीए, हमने बताया वहाँ पे कि साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं बीजीए को, में हरित पदार्थ, जो हरे पदार्थ होते हैं ना, पादपों होते हैं ना, उनकी तरह क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो साइनो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो वड़ाकू लवक में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल क्या होता है, हर पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार की बीजीए में जो होता है ना, क्लोरोफिल ये पाया जाता है। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल, ये जो बीजीए होते हैं ना, मैंने यहाँ बताया आपको कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो अभी इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनो बैक्टीरिया एकल कोशिकीय होते हैं। ठीक है, मैंने बताया वहाँ पे साइनो बैक्टीरिया जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका सब एग्जाम्पल है ये। स्पाइरुलिना, इसमें 71% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर कॉलोनियल स्ट्रक्चर पाया जाता है माइक्रोसाइट्स की। उसके बाद तंतु में पाया जाता है ओसिलेटोरिया की स्ट्रक्चर कैसे पाई जाती है, तंतु में पाई जाती है। और ये एग्जाम्स में पूछता है। ओके, पूछता है कि ओसिटेलेरिया की जो संरचना है वो कैसे पाई जाती है, तंतु में। फिर तंतु में किसकी पाई जाएगी, ओसिटेलेरिया की। तंतु क्या बोलते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। तंतु क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। इनका कॉलोनी व तंतु में संरचना प्राय जैलुनुमा आवरण से ढकी रहती है। जो ये है ना, इनकी संरचना क्या होती है, कॉलोनी जो होती है ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, जैलुनुमा आवरण से ढकी रहती है। इनकी कॉलोनी व तंतु में संरचना प्राय जैलुनुमा आवरण से ढकी रहती है। ठीक है, और ये जो स्पाइरुलिना, माइक्रोसाइट्स, ओसिटेलेरिया जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं। कहाँ पर, प्रदूषित जल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बीजीए, जैसे कि नॉन स्टॉक एंड एनाबिना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, कौन सा, नॉन स्टॉक एंड एनाबिना। पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। समझ जाओ कि बस ये आएगा एग्जाम में, यहाँ तक मोस्ट। अगर आप सर्च करो इसका क्वेश्चन PYQ, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन दे देगा, तो दिक्कत। नॉन स्टॉक जो होता है ना और एनाबिना, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। दिखाओ मैं इसका फिगर, नॉन स्टॉक एनाबिना का बन सके, नहीं दिखा सकती अभी, जब मैं बुक रीडिंग कराऊंगी तब दिखाऊंगी। ओके, ये जो होता है नॉन स्टॉक में, ये ऐसा मतलब ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहाँ बीच में जो होता है ना, यहाँ पे इसका हेटेरोसिस्ट होता है और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यहीं से। नॉन स्टॉक और एनाबिना, दो चीज़ याद रखो, ऐसे याद रखो ना, नॉन स्टॉक एनाबिना मतलब नाइट्रोजन, ना आ रहा है दोनों में मतलब नाइट्रोजन। ये जो दोनों बैक्टीरिया, नॉन स्टॉक एनाबिना, और भी बैक्टीरिया भी होंगे इसके साथ साथ। तो ये जो होते हैं ना रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये नाइट्राइट और अमोनिया, इन सबको ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं, ATP उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे राइजोबियम इम्पॉर्टेंट, ये 4 बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम,
एजोबैक्टर और बेसिरेंकिया, जो चारों जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बताओ कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करा देते हैं कौन? ये चारों। उसके बाद ये जो अमोनिया है फिर इसको कन्वर्ट कराता है नाइट्राइट में, कौन? नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट कराते हैं। और फिर ये जो नाइट्राइट होते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से? नाइट्रोबैक्टर की वजह से। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन क्या कराता है, कौन क्या नहीं कराता है। तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलवाता है कौन? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन? नाइट्रोबैक्टर। ओके, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन? नाइट्रोबैक्टर। याद कर लो अभी। बीजीए यानी ब्लू, जो रेड सी है वो किसकी हेल्प से होता है? तो ट्राइकोडर्मिस इरिथ्रम की वजह से। किसकी वजह से? ट्राइकोडर्मिम इरिथ्रम की वजह से। ये क्या है? बीजीए होता है। बीजीए है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसकी वजह से समुद्र जो होता है रेड पड़ जाता है। किसकी वजह से? ट्राइकोडर्मिम इरिथ्रम। मैं एक टॉपिक को 3-4 बार रिवाइज कर रही हूँ, और जिसे मैं कर रही हूँ ना समझ जाओ कि वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक को पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बैक्टीरिया थे वो तीनों पाँचों जो वो 3 बैक्टीरिया थे 4, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक को पुनर्चक्रण में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो उनको तोड़ते हैं। पहले एक मृत जो जीव रहेगा उससे तोड़ेंगे उसको, फिर उसको तोड़ने के बाद मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में जाएगा, आफ्टर दैट फिर मिट्टी में जाएगा। तो ऐसे क्या होता है? चक्र करते रहते हैं कौन? ये बैक्टीरिया। ये लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी होते हैं। ऑफकोर्स बैक्टीरिया हमारे लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी हैं। ठीक है, लाइक जो दही में मिलते हैं बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? क्या मिलता है उनसे हमें? विटामिन B12, जिससे हमारी ब्लड क्या होती है, ब्लड की जब कमी हो जाती है तो हमें विटामिन B12 लेना चाहिए। तो बैक्टीरिया लाभदायक भी है और अच्छे भी होते हैं हमारे लिए, और बुरे भी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन होता है। किससे होता है? द्विविखंडन से। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद करो। बैक्टीरिया में विखंडन यानी कि जनन कैसे होता है? द्विविखंडन से होता है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। विपरीत परिस्थिति मतलब उनके रहने के अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? वो बीजाणु बनाते हैं। लैंगिक प्रजनन मतलब स्वयुग्मन। कंजुगेशन से क्या करते हैं? वो लैंगिक जनन करते हैं। उनमें बैक्टीरिया में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक भी होता है। अलैंगिक द्विविखंडन से होता है और लैंगिक स्वयुग्मन यानी कंजुगेशन से होता है। ठीक है, एक से दूसरे में DNA ट्रांसफर करते हैं ये, उसके द्वारा क्या होता है? जनन होता है इनमें। माइकोप्लाज्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पूछता है? इसका क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा मतलब क्वालिटी है जो माइकोप्लाज्मा में होता है या फिर नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे देगा। क्या क्या पूछेगा? माइकोप्लाज्मा सेल वॉल होता है? नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? सेल वॉल होता ही नहीं है। सबसे छोटी जीवित सेल कौन है? सेल वॉल है। और सबसे छोटी जीवित सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। और एक खास बात कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादप दोनों के लिए क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में क्या करता है? एनिमल्स में क्या करता है? विच ब्रूम, और प्लांट्स में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये भी पूछता है एग्जाम में। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। किस में? प्लांट्स में। ओके, और विच ब्रूम किस में? एनिमल्स में। कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी याद कर लो इसे, वीडियो पॉज करो और याद भी करो। आफ्टर दैट आगे बढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, याद हो गया? डन। किंगडम प्रोटिस्टा
इसमें एकल कोशिकीय यूकैरियोट को रखा गया है, ठीक है। कौन से कैरियोट? यूकैरियोट और एकल कोशिकीय रखा गया है। ज़्यादातर जलीय है, जो वाटर में रहते हैं ना एनिमल्स, उनको रखा गया है इसमें प्रोटिस्टा में, ठीक है। सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये जो होते हैं ना वो अच्छे से इनके केंद्रक संगठित होते हैं और इनमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब, ट्राइपोसोमा एवं पश्चिमाव यानी पैरामीशियम में पाए जाते हैं। पश्चिमाव और कसाब पता है क्या होता है? कसाब मतलब फ्लैजिला, फ्लैजिला बड़ा होता है और पश्चिमाव छोटा होता है। तो पैरामीशियम में बहुत सारे पाए जाते हैं क्या? पश्चिमाव। ऐसे याद रखो, पैरामीशियम मतलब पश्चिमाव और ट्राइपोनोसोमा मतलब कसाबिका पाया जाता है, ठीक है। कसाबिका बड़े होते हैं और जो पश्चिमाव होते हैं छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें लैंगिक व अलैंगिक जनन करते हैं। ये जो प्रोटिस्टा जगत के एनिमल्स होते हैं वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के आकर जनन करते हैं। प्रोटिस्टा जगत, पहले हमने क्या किया? मोनेरा जगत का पहले ओवरव्यू देखा कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे एनिमल्स आते हैं। तो पता चला हमें कि उनमें एकल कोशिकीय आते हैं। और मोनेरा में क्या है, हमने देखा सबसे पहले क्या कि मोनेरा जगत का ओवरव्यू देखा हमने। क्या क्या देखा कि मोनेरा जगत में कैसे कैसे एनिमल्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया ही हैं उसमें। तो एकल कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, स्वपोषी हैं, परपोषी हैं, ठीक है। फिर उनके आकार के बारे में हमने देखा और फिर उनमें कौन से मतलब कैरियोट के रहते हैं, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। तो फिर हमने देखा क्या कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोट रहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद हमने उसका देखा मोनेरा जगत का डिवीज़न क्या देखा, आर्कियोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ओके। तो अब हम आ रहे हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा का ओवरव्यू देख लिया हमने कि किना प्रोटिस्टा में क्या क्या है, एकल कोशिकीय हैं, यूकैरियोट है इसमें, ओके। और फिर इसमें ज़्यादा जलीय होते हैं। और प्रोटिस्टा का मेन एग्जांपल कौन है? पैरामीशियम है। और पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा पश्चिमाव पाया जाता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं ना, तो पश्चिमाव होते हैं वो, ओके। तो अब हम लोग आ रहे हैं प्रोटिस्टा जगत के डिवीज़न पर। इसको कितना डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा जगत को, ठीक है। सो यू कैन से हियर दैट स्वपोषी, परपोषी एंड परपोषी, दोनों ही परपोषी हैं, बट क्या डिफरेंट है? मृतोपजीवी एंड परजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए प्लांट्स एनिमल से जो अपना भोजन लेते हैं उसे मृतोपजीवी बोलते हैं। और परजीवी मतलब जो जीवित वस्तु, जीवित जीवों से लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, ओके। तो देखते हैं प्रोटिस्टा का जगत का एग्जाम्पल। स्वपोषी का देख लेते हैं पहले। स्वपोषी में क्या? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट एंड यूग्लिनोइड। परपोषी में कौन सा है? औपंक कवक। औपंक कवक क्या है? मृतोपजीवी है। और परजीवी क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज परजीवी एंड औपंक कवक इज मृतोपजीवी, ओके। ये याद रखो 3, 4, 5। ये भी पूछता है कि प्रोटिस्टा जगत में कौन आता है? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड, औपंक कवक एंड प्रोटोजोआ, ओके। याद हो गया? तो हम लोग वहाँ गए हैं जहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्राइसोफाइट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बोलो कि दीदी आप तो कह रहे हो कि हर जगह से क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ सच कह रही हूँ, आता है क्वेश्चन, तो ही मैं बोल रही हूँ ना। अब मैं ये नहीं कहूँगी किस एग्ज़ाम में मतलब यही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्राइसोफाइट, तो बहुत ज़्यादा। अभी मैं आगे जो बताऊँगी बहुत ज़्यादा है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, इसका प्रोटिस्टा का तो मेन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्राइसोफाइट क्या है? इस समूह के अंदर क्या आता है? डायएटम और सुनहरे शैवाल लाइक डेसिम्ड। यहाँ देखो डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सब कर लो फिर भी कम है। यहाँ से डेसिम्ड और डायएटम, ठीक है। तो यह जो समुद्र के अंदर रहते हैं कौन? डायएटम और सुनहरे शैवाल लाइक डेसिम्ड आते हैं। यही जो होते हैं ना पादप प्लावक के मेन प्रोडक्ट होते हैं। ये बोलेगा कि क्राइसोफाइट में मेन क्या होते हैं? डायएटम, डायएटम मेन होते हैं। इसको अब भी रटो, 10 बार रटो पहले। मेन क्या होता है? डायएटम। डायएटम इज मेन किसमें? क्राइसोफाइट में, ठीक है।
ये स्वच्छ जल व लवणीय दोनों में रहते हैं। लवणीय मतलब समुद्र में, और स्वच्छ जल दोनों में रहते हैं। ठीक है। डायटम में सेल वॉल यानी कि साबुनदानी की तरह होता है। इस पर भी लगा दूँ 5 स्टार, कमी है। ठीक है। हाँ ओके। तो साबुनदानी की तरह इसमें 2 आवरण, ठीक है, इसमें 2 आवरण होते हैं। इसमें इसे सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, फ्रिस्टुअल कहते हैं। ये जरूरी नहीं याद करना, लेकिन आप ये जरूर याद रखो कि डायटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, साबुनदानी की तरह होती है। और सेल वॉल की वजह से डायटम में जो सेल वॉल होते हैं ना, साबुनदानी की तरह होती है। ठीक है, किसकी, डायटम की। और मेन प्रोडक्ट कौन है इसका, क्रेसिफाइड का, डायटम ही है। ठीक है। इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है। क्या होती है, सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती है। क्या होती है इनके सेल वॉल्स में, सिलिका होती है, जिसके कारण क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। जब ये मृत हो जाते हैं तो समुद्र के तली में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इसके सेल वॉल में क्या होती है, सिलिका होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। और मृत होने के बाद क्या होते हैं, ये समुद्र के तली में जाके बैठ जाते हैं। ये नष्ट नहीं होते हैं कभी भी, करोड़ों वर्ष तक जमा रहते हैं वैसे ही। और उसे क्या बोलते हैं, डायटमी मृदा बोलते हैं। ठीक है। कणिका में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों में तथा सिरप बनाने में किया जाता है। ओके। और ये समुद्र क्या होते हैं, मुख्य उत्पाद यानी कि मेन प्रोडक्ट होते हैं। इसको ओवरव्यू दूँ मैं। ठीक है। क्रेसिफाइड मेन प्रोडक्ट कौन होता है, डायटम। उसका सेल वॉल कैसा होता है, साबुनदानी के स्ट्रक्चर जैसा होता है। ओके। और सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होती है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही कठोर हो जाता है वो। और कठोर होने पर वो समुद्र के नीचे बैठ जाता है मृत होने के बाद। डायटमी मृदा जिसे कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, करोड़ों वर्ष तक वैसे ही रहता है। और उसका यूज़ क्या होता है, सिरप बनाने में यूज़ आता है, तेल में मुख्य उत्पाद होते हैं ये तो मैंने बता दिया आपको। तो बस ये याद रख लो आप। अब बात करें हम नैनोफ्लैशलाइट। ओके। नैनोफ्लैशलाइट जो स्वयं चमकता, इस प्रकार को जैव संदीप्ति कहते हैं। यानी कि जो नैनोफ्लैशलाइट जो ग्रुप के होते हैं, वो उनके जो सेल वॉल होते हैं ना, खुद से खुद चमकते हैं। जैसे जुगनू रात में चमकता है ना, ठीक वैसे ये भी चमकते हैं। ठीक है। इसके जो जीव होते हैं ना, वो बहुत ही चमकते हैं। ओके। 2 फ्लैजिला होते हैं इनमें। क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला, लंबवत एंड अनुप्रस्थ। ओके। नैनोफ्लैजिला में कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, लंबवत और अनुप्रस्थ। आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और मुख्य समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, यही पे समुद्री भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये याद रखो आप बस, लंबवत और अनुप्रस्थ, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। डायनो, नेम से पता चल रहा है ना, डायनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला। ओके। इनके जो सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। ओके। और इसके कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उसमें किसका था, सिलिका का था, और इसमें सेल्यूलोज के होते हैं। ओके। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होते हैं, जिससे समुद्र का लाल जल कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि समुद्र का जो जल होता है लाल किसकी वजह से होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है। ओके। ठीक है। इसमें वर्णक भी प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, पीले, हरे, लाल, भूरे सब होते हैं। मैंने ये आपको पीछे बता दिया है कि ट्राइकोडर्मिस पाइसियम की वजह से क्या होता है, समुद्र रेड हो जाता है। ठीक है। बस यही आप याद रखो, सब जरूरी नहीं है भी। ये अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं, किसमें, समुद्र में। ठीक है। जब अपनी संख्या ये समुद्र में इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, बाकी मछलियों, जब ये अपनी संख्या ज़्यादा इंक्रीज करते हैं समुद्र में, जो लाल शैवाल है वो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बाकी मछलियाँ सांस कैसे ले पाएंगी, तो वो मर जाती हैं, मरने लगती हैं। ठीक है। उदाहरण कौन सा है, गोनिया लैक्स। ठीक है। ये जब इनकी संख्या जब ज़्यादा होने लगती है तो मछलियाँ क्या होने लगती है, मरने लगती हैं। गोनिया लैक्स क्या इसका एग्जाम्पल्स है।
ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस आज हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट कल कर देंगे, कल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं। ओके, हैंड रिटन नोट्स है ये, बट टाइम लग रहा है इसको फिर पढ़ाने में। मुझे लगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन समझाना है ना हर एक पॉइंट, तो कैसे हो जाएगा जल्दी। तो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड और अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और मैं उसे और सुधारूंगी और आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी नोट्स हैं, मेरा मतलब मैं जितना आपको दे सकती हूँ ना, मैं सब कुछ दे दूँगी। ओके, तो बस आप पढ़ाई करो अच्छे से, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे से मांगोगे तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।